और इंडिया की आर्मी बढ़ती जा रही है, उनकी इकोनॉमी ग्रो करती जा रही है, उनके बजट्स ग्रो करते जा अब कितने साल हो गए, 2 सदियां हो गई हैं मेरा ख्याल है। 90s से उनकी फौज वहां बैठी है। कम से कम 25 ईयर्स 30 ईयर्स हो गए। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको। इट मेक्स नो डिफरेंस टू देम। अब वो उससे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के वो वेपन्स ले रहे हैं कि अगर आपके साथ कोई गड़बड़ हो भी तो आपकी जो ऑफेंसिव कैपेसिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो देयर इज नो वे अफगान तालिबान को भी इंडिया सपोर्ट करेगा। आप देख लीजिएगा कि जी हमने इंडिया को निप कर करके इंडिया को हमने बड़ा तंग करना है कश्मीर के अंदर, और वी विल एरोड इंडिया। इंडिया विल प्ले अ वेरी बिग प्राइस फॉर। वो सही है अपनी जगह, मगर एक्चुअली वी आर द वंस हु एंडेड अप पेइंग द प्राइस। हम कश्मीर में तो कुछ नहीं कर रहे, मगर वो बलूचिस्तान में और टीटीपी वगैरह को बहुत कुछ हेल्प कर रहे हैं। तो हम कुछ को भी ठंडा करना चाहेंगे तो जरा इनके साथ तल्लुकात बनाने चाहिए, नॉर्मलाइज करें। बड़ी तकलीफ हो रही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में इन दिनों जो अलगाववाद की लहर तेजी से उठी है, उसको देखकर अब यह लगने लगा है कि वह दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के गुलामी से मुक्ति मिल जाएगी और बलूचिस्तान फिर से 1947 के पहले वाला स्वतंत्र देश हो जाएगा। यही कारण है कि पाकिस्तान की मीडिया पाकिस्तान की सरकार को यह चेतावनी दे रही है कि अभी भी वक्त है, पाकिस्तान सुधर जाए, नहीं तो फिर बलूचिस्तान भी जम्मू कश्मीर की तरह पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में हो रही परिचर्चा आइए सुने। टीटीपी की सरगर्मियां बढ़ गई, लेकिन अब बलूचिस्तान के अंदर आपने देखा, पहले लाहौर में आपके शहर के अंदर एक दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई जिसकी जिम्मेदारी एक नई बलोच तंजीम जो कि कोई इल्हाक हुआ है बीएनए, उन्होंने कबूल की। फिर केच के अंदर हुआ। फिर अब ये कल परसों आपने देखा कि 2 बड़े अटैक्स हुए हैं, एक पंजगूर में और एक नौशकी में, और उसकी जो रिपल इफेक्ट्स हैं वो अभी तक आ रहे हैं। लेकिन आप तो पहले भी हमें ये बताते थे, लेकिन अगस्त से पहले जब तक अफगान तालिबान ने टेक ओवर नहीं किया था, तो पूरा जो नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम जो हमारे तज्जियाकार थे वो कहते थे बस अफगान तालिबान आएंगे, एनडीएस वहां से गायब हो जाएगी, राह गायब हो जाएगी, अमरीकी चले जाएंगे, उसके बाद हमारे सिक्योरिटी के मामला हल हो जाएंगे। ये क्या हो गया है? क्या हो गया है? यही होना था जो हो गया है। इनका ख्याल है कि तालिबान इनके को पिट्ठू बन जाएंगे। तालिबान अमेरिका के नहीं बने, आपके बन जाएंगे। जाने दें। अफगान तालिबान को भी इंडिया सपोर्ट करेगा। आप देख लीजिएगा। अफगान तालिबान की बातें नहीं सुनी आपने? किस किस्म की बातें कर रहे हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के खिलाफ। और फिर आपको एहसास है इस बात का, हमारे मीडिया बताता नहीं है, मगर अफगानिस्तान के अंदर हमारा ख्याल है कि अफगान पश्तून जो है वो हमारे साथ हैं। एक्चुअली नो, पश्तून तो बिल्कुल छोड़े, अब बाकी भी कोई हमारे साथ नहीं है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स पाकिस्तान। हम समझते हमने बड़ी उनकी मदद की है, जो कि की है, मगर हमने मदाखलत भी बहुत की है, हमने फेवर्स भी बड़े प्ले किए, एक एक के साथ हमने गड़बड़ की है। तो हमारा अपना रोल वहाँ कोई खास अच्छा नहीं रहा। बहरहाल अब इनिशिएटिव हमारे पास नहीं है, तालिबान के पास है। मगर ये कि जी जिस तरीके के साथ कैंप्स के ऊपर हमले किए इन्होंने, ये तो बिल्कुल उस किस्म के अटैक्स हैं जैसे कि कश्मीर मुजाहिदीन इंडियन आर्मी के जो कैंप्स थे कश्मीर के अंदर उनके ऊपर करते थे, कि जनाब ट्रक भरा और पहुंच के गेट के ऊपर उठा कर दिया, उसके बाद लोग अंदर आ गए और शूटिंग करनी शुरू कर दी। ये पंजगूर में यही हुआ है। और अब हमें ये पता चलने लगा है कि बहुत सारे ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं बलूचिस्तान में। एक ग्रुप नहीं है, 3-4 ग्रुप्स हैं। हमारी आर्मी तो सारा बलूचिस्तान कवर नहीं कर सकती, और अब हमें टेक्नोलॉजी चाहिए जिसके जरिए ड्रोन्स वगैरह 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 हम करें। तो अब देखिए ना, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग पॉलिटिकल सॉल्यूशंस, हमारी जो फौजी सोच है वो यही है कि फौजी सॉल्यूशंस होंगी, और दिन ब दिन फौजी सॉल्यूशंस हाथ से निकलती जा रही हैं। हाँ, इंडिया की पहले दिन मुझे याद है 90 की दहाई में हम सेमिनार सुनते होते थे ये फौजियों के और उनके इंटेलेक्चुअल्स के, जो कि उनकी हिमायत करते थे कि जी हमने इंडिया को निप कर करके इंडिया को हमने बड़ा तंग करना है कश्मीर के अंदर, और वी विल एरोड इंडिया। इंडिया विल प्ले अ वेरी बिग प्राइस फॉर। वो सही है अपनी जगह, मगर एक्चुअली वी आर द वंस हु एंडेड अप पेइंग द प्राइस। वी एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट। और इंडिया की आर्मी बढ़ती जा रही है, उनकी इकोनॉमी ग्रो करती जा रही है, उनके बजट्स ग्रो करते जा रहे हैं। वो उनके लिए अब कितने साल हो गए, 2 सदियां हो गई हैं मेरा ख्याल है।
90s से उनकी फौज वहां बैठी है, कम से कम 25 ईयर्स 30 ईयर्स हो गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको, इट मेक्स नो डिफरेंस टू देम। अब वो उससे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के वो वेपन्स ले रहे हैं कि अगर आपके साथ कोई गड़बड़ हो भी तो आपकी जो ऑफेंसिव कैपेसिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो देयर इज नो वे यू कैन कीप द कन्वेंशनल बैलेंस। आपकी इकोनॉमी बैंकरप्ट है और आप कन्वेंशनल बैलेंस की सोच रहे हैं। अमेरिका चला गया जो आके आपको देता था कुछ, सऊदी अरेबिया आपके साथ नहीं है, तो आप मतलब दाड़े मुक गए। या आपने नोटिस किया होगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की इमरान खान साहब को समझाने की कि भाई हिंदुस्तान के साथ कुछ कोल्ड वॉर बंद कर दो और हमें जरूरत है तजारत करने की, और ये जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो बड़ा हॉट है, तो ईस्टर्न बॉर्डर को जरा कूल डाउन करने की। इंडिया बहुत ज्यादा टेररिज्म प्रमोट कर रहा है, कुछ अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो जाए तो इस वक्त हम कश्मीर में तो कुछ नहीं कर रहे, मगर वो बलूचिस्तान में और टीटीपी वगैरह को बहुत कुछ हेल्प कर रहे हैं, तो हम कुछ को भी ठंडा करना चाहेंगे तो जरा इनके साथ तल्लुकात बनाने चाहिए, नॉर्मलाइज करें, बड़ी तकलीफ हो रही। तो खान साहब जो है वो पहले तो तैयार थे, मगर गालियां उन्होंने नरेंद्र मोदी को जाती तौर पे इतनी दी थी, और किस शक्ल से वो नरेंद्र मोदी के साथ बात करें, और वो कैसे नरेंद्र मोदी इनके साथ बात करेगा। तो एस्टैब्लिशमेंट ने इनसे कहा था भाई तजारत छोटी मोटी शुरू कर दो ना चुप करके, तो खान साहब ने किया भी, फिर भाग गए कि नहीं 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 नहीं, अच्छा मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। डरते हैं ना अवाम से कि अवाम ये ना कहे कि जी आप तो कहते थे मोदी का जो यार है वो गद्दार है, अब आप तो मोदी को जप्पी डाले हुए, आप ये चक्कर क्या है। ये होता है जब आप इस किस्म के इल्जाम लगाते हैं, फिर वो घूम फिर के आपके ऊपर आगे लगते हैं। अब हमारी जरूरत है नॉर्मलाइज करने की, और इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट ने क्या किया, उन्होंने कारोबारी लोगों को बुला लिया, उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी ताजरों को बुला के उनको कहा यार तुसी गल करो, तुसी शुरू करो इंडिया के साथ बात, तुसी कहो कि जी तजारत होनी चाहिए, ये होनी, एक माहौल बनाएं ताकि ये कामयाब हो सके। वो प्राइम मिनिस्टर तो साड़ी गल नहीं सुनी। आपने मियां मंशा का बयान देखा होगा जो काफी मीडिया के अंदर आया, जिसमें उन्होंने यही बात की कि भारत के साथ जो है वो तिजारत जो है वो शुरू करनी चाहिए। जी हाँ, बल्कि देखिए ना मियाँ साहब बड़े कंजर्वेटिव आदमी हैं, मगर वो हमेशा ही इज बीन इन फेवर ऑफ नॉर्मलाइजेशन, एंड मगर अनफॉर्चुनेटली उनकी बात कोई नहीं सुनता। अब मेरा ख्याल है उन्हें किसी ने एस्टैब्लिशमेंट ने उन पे हाथ रखा और कहा कि यार गो अहेड बात करो। तो मियाँ साहब अब खुल के बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बातें होनी चाहिए ये। पता नहीं इमरान खान सुनेगा कि नहीं सुनेगा। वाई वो किताबें लिखी गई है कि जी वाई स्टेट्स फेल, व्हाट इज द फेलियर फेलिंग स्टेट, व्हाट इज द फेल्ड स्टेट, वी हाउ नेशंस कोलैप्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इनको चाहिए ये चीजें पढ़ें और कुछ सोचें कि हम कहाँ ले जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये हाइब्रिड सिस्टम्स और ये वो नॉनसेंस जो है ना, इससे काम नहीं चलेगा। इमरान खान ये आप समझते हैं आपको बेल आउट करा देगा, बस की बात नहीं। पाकिस्तान हमेशा से ही डबल स्टैंडर्ड यानी दोगली नीति के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान की बुनियाद भी दरअसल इसी दोगली नीति के आधार पर किया गया था। भारत से पाकिस्तान को बंटवारा करने के पीछे मकसद यही था कि कुछ तथाकथित मुस्लिम नेताओं को फिर से सत्ता मिल जाए। एकीकृत भारत में लोकतंत्र अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दिया था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी चुनाव के द्वारा ही लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता मिलने वाली थी। शायद यह तरीका उस समय के कुछ मुस्लिम रहनुमाओं को पसंद नहीं था। तब उन्होंने नारा दिया कि दो कौमी नजरिया का, और यह दो कौमी नजरिए का तात्पर्य यह था कि हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग कौमें हैं और वे एक साथ नहीं रह सकती। जबकि हकीकत यह था कि यह नारा बिल्कुल बेबुनियाद था। हिंदू और मुसलमान सदियों से साथ रह रहे हैं और रहते आए हैं। नारा का असल उद्देश्य सत्ता में रहना था। केवल दिखावे के लिए दो कौमी नजरिया का नारा दिया गया कि अगर मुस्लिम बहुल इलाके को मिलाकर एक पाकिस्तान बन जाए तो फिर केवल मुस्लिम लोगों के हाथ में ही सत्ता हमेशा बनी रहेगी। लेकिन उस समय दो कौमी नजरिए का बीज, जो जहर का बीज है, बो दिया गया था, जो आज भी दुर्भाग्य का कारण दोनों कम्युनिटी में बना हुआ है। इसके अलावे बांग्लादेश के साथ भी यही डबल स्टैंडर्ड पाकिस्तान ने खेला। पाकिस्तान जो उस समय का पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था, वह आज का पाकिस्तान है, और पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, उसके साथ भी आज के पाकिस्तान के लोगों ने डबल स्टैंडर्ड किया। वह अधिकार, वह हक पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के लोगों को नहीं दिया, और जिस कारण 1971 में बांग्लादेश भी अलग हो गया। उसी तरह यह डबल स्टैंडर्ड बलूचिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के द्वारा खेला गया। मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के
संस्थापकों में से एक मुख्य संस्थापक है और उन्होंने जब पाकिस्तान बना तो प्रथम गवर्नर जनरल भी बनाए गए थे। तो उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति यानी 1947 के पहले अंग्रेजों के सामने बलूचिस्तान का केस लड़ा था और फिर बलूचिस्तान को अलग देश के रूप में उन्होंने अंग्रेजों से मान्यता भी दिलवाई थी। लेकिन ज्यों ही पाकिस्तान बना और वे प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए तो उन्होंने जबरदस्ती सेना भेजकर बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल कर लिया। यह दोगली रवैये का एक सबसे जीता जागता प्रमाण है, जिसके कारण आज भी बलूचिस्तान के लोग स्वतंत्र होने के लिए मांग कर रहे हैं और इसी कारण बलूचिस्तान प्रांत में हमले तेज हो गए हैं। चाहे BLA हो, चाहे और कोई भी संगठन हो, वे पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के खिलाफ में हथियार उठाए हैं, जबकि उनकी असल मांग यह है कि उनका हक दिया जाए जो 1947 के पहले से उनका हक था एक स्वतंत्र देश बनने का। उसी तरह तालिबानियों के साथ भी डबल स्टैंडर्ड पाकिस्तान ने किया। एक तरफ तो अमेरिका के साथ मिलकर वह तालिबानियों के खिलाफ लड़ रहा था, अमेरिका से आर्थिक मदद वसूल कर रहा था, लेकिन तालिबानियों के साथ घड़ियाली आंसू बहाकर उनकी सहानुभूति भी बटोर रहा था। और यही कारण है कि आज तालिबानी भी पाकिस्तान से नाराज बैठे हैं और पाकिस्तान के एक प्रांत खैबर पख्तूनख्वा को भी अपने में शामिल करना चाहते हैं। यानी पाकिस्तान के 4 प्रांत हैं, उसमें 2 प्रांत बलूचिस्तान अलग होना चाहता है क्योंकि वह एक अलग देश ही था, और फिर तालिबानी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की मांग कर रहे हैं। बचा केवल 2 प्रांत, सिंध और पंजाब। सिंध में भी अलगाववाद की मांगे उठने लगी है, तो केवल ले देकर पाकिस्तान के पास पंजाब ही बचेगा, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्चिस्तान भारत के अपना कहता है। यानी वह पाकिस्तान का दोनों जो राज्य है गिलगित बल्चिस्तान और POK वह भारत का हिस्सा है, तो यह भी पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा, तो बचेगा केवल पंजाब। तो आखिर पाकिस्तान के लोगों को अब शायद यह समझ में आने लगी है कि कुछ लोगों ने पाकिस्तानी सरकार को चेतावनी दी है कि अभी भी समय है, पाकिस्तान समझ जाए, घर को ठीक करे और लोगों के जेन्युइन हक जो उनका है उनको दे, तभी पाकिस्तान का कल्याण हो सकता है। हम भी पड़ोसी होने के नाते यही पाकिस्तान को सलाह दे सकते हैं कि पाकिस्तान अपने घर को ठीक करे, जिनकी जो मांग है उचित उनको वह दे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।